इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के नवंबर माह के असाइनमेंट को। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रश्न क्रमांक 1 में खरीफ रबी और जायद फसलों का विवरण उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। लिखिए। तो देखो क्या बोल रहा है सबसे पहले, तो सबसे पहला क्या है, उत्तर में क्या लिखोगे, उत्तर क्या होगा, खरीफ। इस ऋतु का आरंभ मानसून के आगमन के साथ ही होता है। मानसून वर्षा लगभग पूरे भारत में होती है। खेती के लिए पानी की उपलब्धता आसानी से हो जाती है, इसलिए इस ऋतु में देश भर के लगभग पूरे कृषि भूमि पर खेती की जाती है। इस ऋतु में मुख्यतः अधिक आर्द्रता एवं उच्च तापमान वाली फसलें उपजाई जाती है, क्योंकि इस समय पे क्या होता है, बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, वर्षा होती है। इस मौसम की मुख्य फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, तुअर, मूंग, उड़द, तिल, मूंगफली, सोयाबीन है। इसी प्रकार रबी, तो देखो खरीफ फसल जब कटता है उसके बाद क्या लगता है, रबी फसल। खरीफ फसल समाप्त होते ही रबी की खेती शुरू हो जाती है, जो पूरे शीत ऋतु तक चलती है। इस ऋतु में वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा के कम हो जाने के कारण किसी सिंचित एवं नमी वाले प्रदेशों में ही की जाती है। मतलब कि इस प्रकार की खेती कहाँ की जाती है, सिर्फ नमी युक्त खेती या तो फिर जहाँ सिंचाई की सुविधा हो। इस ऋतु में बोई गई भूमि की रकबा खरीफ की तुलना में बहुत कम हो जाता है। इस ऋतु में शीत बर्दाश्त करने वाली फसलें बोई जाती हैं। रबी की प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, तुरई, सरसों, अलसी, मसूर, चना आदि है। मतलब कि ठंडी के दिनों की बात हो रही है यहाँ पे जो फसलें होती हैं। जायद शीत ऋतु के बाद इस ऋतु का आगमन होता है। इसे गर्मा ऋतु भी कहते हैं, मतलब ग्रीष्म ऋतु जो गर्मी का दिन। इस मौसम में वर्षा नहीं होती, इसलिए इस समय केवल उन्हीं भागों में खेती की जाती है जहां सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। इस मौसम में बोया गया क्षेत्र और भी संकुचित हो जाता है। आमतौर पर इस मौसम में नदियों के किनारे, झील के निकट, निम्न मैदानों की सिंचाई सुविधा युक्त भागों पर ही फसल का क्षेत्र सीमित हो जाता है। इस मौसम की प्रमुख फसलें खीरा, ककड़ी, तरबूज, सब्जियां आदि हैं। तो इस प्रकार से इतना, ये क्या है हमारा, इसका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। अब देखो हमारा अगला आंसर है, रूस में सन 1905 से 1940 के बीच लोकतंत्र के विकास की समीक्षा कीजिए। तो देखो हमें डिस्कस करना है, क्या करना है कि 1905 से 1940 के बीच में लोकतंत्र के विकास के बारे में बताना है कि किस प्रकार से लोकतंत्र का विकास हुआ, कहाँ, रूस में। तो देखो इस प्रकार ये प्रश्न का आंसर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। तो देखो सबसे पहला तो उत्तर क्या होगा इसका, देखो सन 1914 तक रूस एक विशाल साम्राज्य बन चुका था, जो यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच फैला हुआ था। इस साम्राज्य में सत्ता अभिजात्य वर्ग अर्थात भूस्वामियों के हाथों में था, जिसका नेतृत्व वहाँ का निरंकुश शासक जार निकोलस द्वितीय करता था है ये। वह रोमन वंश का था। सन 1861 तक रूस में कृषकों को अर्धदास के रूप में रखा जाता था। किसान जमीन से बंधे थे। जब भूस्वामी अपनी जमीन किसी को बेचता था तब या देता था, तब जमीन के साथ किसान को भी हस्तांतरित करता था। मतलब कि वो जमीन के साथ किसको भी दे देता था, किसानों को भी। अब देखो जार शासित रूस में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकार नहीं थे और लोगों को सरकार की खुलकर आलोचना करने का अधिकार नहीं था। सरकार का विरोध करने के लिए जगह जगह गुप्त संगठन बनाए गए। अवसर मिलते ही यह गुप्त संगठन जार शासित रूस की शासन का विरोध प्रदर्शन करते थे। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के कुछ वर्षों के बाद चारों तरफ रोटी, शांति और ज़मीन की मांग उठने लगी। सन 1917 में पेट्रोग्राड शहर की महिला मजदूर शांति और रोटी की मांग करते हुए एक जुलूस निकाला तथा छोटे छोटे गुटों में बट गए, जिससे सोवियत कहा गया। मतलब कि इन छोटे छोटे गुट को क्या कहा गया, सोवियत। और एक समय पे क्या हुआ, विभिन्न वर्गों के लोग जैसे सैनिक, किसानों तथा कारखानों
कारखानों के मजदूरों ने अपनी एक सोवियत मतलब क्या है, एक गुट बनाई तथा इस प्रकार जार की सत्ता मतलब कि क्या किया इन्होंने, क्या किया धीरे धीरे क्या किया अपने ही क्षेत्र में, जैसे सैनिकों ने अपने ही क्षेत्र में और किसानों ने क्या किया अपने मालिकों अपने ही क्षेत्र में क्या किया कब्जा कर लिया। इस प्रकार से क्या हुआ कि जो अलग अलग क्षेत्र में जो लोग थे उन्होंने अपने ही क्षेत्र पर, जो मजदूर वर्ग के लोग थे, छोटे छोटे लोग थे, उन्होंने अपने मालिकों पर क्या कर लिया कब्जा कर लिया। इस प्रकार क्या हुआ कि जार की सत्ता क्या हो गई समाप्त हो गई। और देखो जार की सत्ता समाप्त होते ही रूस में अस्थायी सरकार का गठन किया गया। मतलब कि जैसे ही जार की सत्ता खत्म हुई, मतलब कि जार की सत्ता खत्म होने के बाद क्या हुआ, रूस में अस्थायी सरकार का गठन किया गया। परंतु कुछ समय बाद सोवियत मतलब छोटे छोटे गुटों ने, जिसके पास वास्तविक सत्ता थी, मतलब वास्तविक सत्ता उन्हीं के पास थी, ने अस्थायी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया तथा अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में पेट्रोग्राड सोवियत ने क्रांतिकारी सरकार की स्थापना की। ये नहीं आएगा। सन 1928 के बाद औद्योगिकीकरण तेज हुआ। 1928 के बाद क्या हुआ, औद्योगिकीकरण तेज हुआ। सन 1932 से 34 के भीषण अकाल के बाद भी तथा आर्थिक मंदी के बावजूद सन 1940 तक एक आधुनिक शक्ति के रूप में उभरा। यहाँ आएगा रूस सन 1940। अब देखो अगला क्या बोल रहा है कि क्रेडिट कार्ड से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, क्रेडिट कार्ड से आप क्या समझते हैं, बचत खाता और स्थायी जमा खाता में क्या अंतर है। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, एक व्यक्ति को उसकी आय के आधार पर ऋण के रूप में बैंक द्वारा जारी किया गया कार्ड क्रेडिट कार्ड है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को उस कार्ड के आहरण राशि को निर्धारित तिथि पर बैंक को भुगतान करना पड़ता है। मतलब कि क्या करना पड़ता है, जो बैंक उसे कार्ड के माध्यम से लोन देता है उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित करता है। उस समय सीमा के अंतराल में वह पैसा क्या करना पड़ता है, लौटाना पड़ता है। इस प्रकार के कार्ड को क्या कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। बचत खाता और स्थायी जमा खाता में अंतर क्या है। तो देखो बचत खाता क्या होता है कि अपनी आय का कुछ हिस्सा बैंक खाते में जमा किया जाता है, उसे बचत खाता कहते हैं। मतलब कि जो हमें जो सैलरी मिलता है उसमें से जो खर्च करते हैं, जो बचता है, जो पैसे को जमा करते हैं बैंक में, उस प्रकार के खाता को क्या बोलते हैं, बचत खाता। स्थायी जमा खाता मतलब कि एक निश्चित समय के लिए, जैसे कि देखो फिक्स कर दिया जाता है पैसे को। फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज हमारे पास 10 लाख रुपीज़ है, 10 लाख रुपए है, तो हमने उसको 10 साल के लिए फ़िक्स कर दिया, तो उस पर उस समय के अंतराल में जितना भी ब्याज हमें मिलना चाहिए वो हमें उतना एक साथ देगा। बचत खाता कहते हैं, उसे स्थायी जमा खाता कहते हैं। निश्चित समय के लिए कुछ रकम बैंक में रख दी जाती है, उसे स्थायी जमा खाता कहते हैं। बचत कहते कि ब्याज दर स्थायी जमा खाता से, ये खाता होगा, बचत खाता की ब्याज दर स्थायी जमा खाता से कम होती है। अब देखो अगला है ऋण के लिए शर्तें, ब्याज दर, समय, जमानत, गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों होती है, प्रत्येक को समझाइए। तो देखो ऋण के लिए शर्तें मतलब क्या, जब भी हम लोन लेते हैं, कोई भी ऋण मतलब लोन लेते हैं, तो उसके लिए क्या क्या हमारे पास होना चाहिए, क्या मतलब कि ऐसा क्या क्या शर्त होना चाहिए ब्याज के लिए। तो देखो ऋण के लिए शर्तें मुख्यतः पहले क्या है, ब्याज दर मतलब ब्याज दर निश्चित होगी तभी ऋण अदा करने वाले ऋण लेना और पटाने की व्यवस्था कर सकता है। मतलब कि जैसे कोई भी लोन लेता है तो उस पर सबसे पहले किसका निर्धारण करना पड़ता है कि कितने प्रतिशत वो ब्याज लेगा हमसे, या जब भी हम कहीं लोन लेते हैं। दूसरा होता है समय सीमा, मतलब कि आप कितने समय के लिए आप उस लोन को लेना चाहते हो, उसका भी निर्धारण होना चाहिए। तो समय का निर्धारण आवश्यक है, तभी ऋण की किस्तें निर्धारित होगी। मतलब कि उस आधार पे हम यह बताएंगे कि कितने किस्तें बांध रहे हैं, कितने किस्त आपको पटाना पड़ेगा, ऋण अदा करना संभव हो पाएगा। जमानत, तो ऋण प्राप्तकर्ता यदि ऋण अदा नहीं करेगा तो जमानतदार से ऋण की राशि वसूल की जा सकेगी, मतलब गारंटर एक तरह से कह लें। तो इसलिए ऋण के लिए जमानत आवश्यक है। गिरवी मतलब ऋण के लिए गिरवी इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके बिना ऋण प्राप्तकर्ता की ऋण राशि निश्चित नहीं की जा सकती है। ऋण प्राप्तकर्ता के पास उपलब्ध संपत्ति
गिरवी रखकर उसकी ऋण की पात्रता बनाई जाती है। गिरवे के रूप में बैंक डिपॉजिट, घर, खेती आदि का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि कोई आपको एक ऐसी वस्तु रखनी पड़ेगी बैंक के पास या कहीं से भी जहाँ से आप लोन लेना चाहते हो, तभी मतलब कि उस संपत्ति के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि आपको कितना लोन मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख का संपत्ति है तो उसमें आपको कम से कम 3 से 4 लाख का लोन मिल सकता है। इस प्रकार से मतलब कि आपके संपत्ति के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि कितना लोन आपको मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग।